हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेड अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड 2019 प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी का 2019 प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नूतन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन आ पुराना, ऑप्शन व नवीन, ऑप्शन सा पुरातन, ऑप्शन द प्राचीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सा पुरातन। नूतन का विलोम शब्द होगा पुरातन। सेकंड क्वेश्चन है, या वर्ण है? ऑप्शन आ उत्क्षिप्त, ऑप्शन व अंतस्थ, ऑप्शन सा संयुक्त, ऑप्शन द ऊष्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। ऑप्शन आ सुंदर लेखन, ऑप्शन व शीघ्र लेखन, ऑप्शन सा देखकर लिखना, ऑप्शन द सुलेख शब्द लिखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ सुंदर लेखन। सुलेख के अंदर सुंदर लेखन को महत्व दिया गया। सुलेख से तात्पर्य यही है जिसके माध्यम से हम बच्चों के लेख को सुंदर बना सकते हैं, जो देखने वाले को और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे। क्वेश्चन 4, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन आ जा, वा, ऑप्शन व जा, वा, ऑप्शन सा जा, या, ऑप्शन द जा, न्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जा, वा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आ अयुत्तम, अभ्युदय, ऑप्शन सा अत्यधिक, ऑप्शन द अन्वय। इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक। अत्यधिक होता है, इसमें दे रखा है अत्यधिक, जो कि गलत है। आइए अब अति लघु प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना, अपेक्षा का अर्थ होता है किसी से आशा रखना। हम किसी से कहते हैं हमें इससे ये अपेक्षा है, मतलब इससे ये आशा है कि ये काम कर लेगा। उपेक्षा का मतलब किसी को अवहेलना करना, किसी को महत्व ना देना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिनके नीचे रेखाएं लगाई जा गई हो वाक्यांश के एक शब्द लिखे। उत्तर है इसका, जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगी होती हैं उस वाक्य को हम रेखांकित वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। उत्तर है इसका, आकाश के पर्यायवाची है गगन, नभ, आसमान, अंबर, व्योम। ये आकाश शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 9, ओ किस प्रकार के वर्ण है? इसका उत्तर है ओ और ओ दोनों स्वर वर्ण हैं। ये दोनों स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 10, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऊष्म व्यंजन श, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, संधि एवं सहयोग शब्दों का विलोम शब्द क्या होगा? संधि का होगा विलोम शब्द विच्छेद, संयोग का वियोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, आंख, अश्व, समुद्र, सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक से मतलब पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थ रखते हो। आंख का है नयन, आंख को हम नयन भी कहते हैं। अश्व मीन्स घोड़ा, समुद्र सागर, सूर्य रवि, भानु, भास्कर सूर्य के होते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले हम जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। जो वाक्य में प्रश्न पूछते समय वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, इस टाइप के वाक्य होते हैं, उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देते हैं। जैसे गाड़ी के छूटने का समय क्या है, तो इसमें क्या है आ गया प्रश्नवाचक शब्द और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे आपका क्या नाम है, क्या आ गया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इस टाइप के जो भी शब्द होते हैं अगर वो वाक्य में आती हैं तो लास्ट में उसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। प्रश्न नंबर 14,
अनुलेख एवं श्रुत लेख में क्या अंतर है, समझाइए। सबसे पहले हम अनुलेख के बारे में जानते हैं। अनुलेख के साथ प्रतिलेख का भी अभ्यास कराया जाता है। प्रतिलिपि में पद्यांश कविता की पंक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखा जाता है। अनुलिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है, जिसमें लेखन गति का विकास होता है। अनुलेख के माध्यम से हम बच्चों की लेखन गति का विकास कर सकते हैं, बच्चों के हम लिखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और श्रुत लेख का विपार सुनकर लिखना, इसमें शिक्षक बोलता है और छात्र सुनकर लिखते हैं। पाठ्य आधार पर अनुच्छेद का चयन कर बोल कर लिखवाना होता है। लिखवाने के बाद पुनः वाचन कर अशुद्धियां या भूले हुए शब्दों को लिखवाया जाता है। श्रुत लेख द्वारा लेखन गति व शुद्ध लेखन का अभ्यास भली प्रकार से होता है। श्रुत लेख के माध्यम से हम बच्चे को शब्दों को ठीक प्रकार से लिखना सिखा सकते हैं। मात्राओं का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, ये सब करा सकते हैं, क्योंकि उसमें टीचर बोलता है और बच्चे लिखते हैं, तो इससे उन्हें लिखने का भी अभ्यास होता है और जो शब्द टीचर बोलेगा उसे वो लिखना भी सीखेंगे। मात्राओं का ज्ञान होगा, अक्षरों का ज्ञान होगा। आइए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। लेखन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? लेखन शिक्षण की विधियां बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। वे प्रमुख है। सब नंबर 1 है रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना। मतलब जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो हम नीचे अंडरलाइन करके सिखाते हैं, ये रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना विधि कहलाती है। नंबर 2 है मॉन्टेसरी विधि में लिखने की शिक्षा देना। नंबर 3 है अनुकरण विधि से, मतलब किसी चीज को बार बार रिपीट करा के हम कराते हैं, उसे अनुकरण विधि के नाम से जानते हैं। पेस्ट्रोलॉजी की लिखने की शिक्षा विधि है एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षा विधि है। 5 शिक्षा विधियां हैं, रेखाओं द्वारा, मॉन्टेसरी विधि द्वारा, अनुकरण द्वारा, पेस्ट्रोलॉजी की और मनोवैज्ञानिक विधि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूर्ण विराम एवं अर्ध विराम के दो उदाहरण लिखिए। पूर्ण विराम के बारे में जैसा कि आप जानते हो, एक जब पूरा सेंटेंस हो जाता है, जैसे सीता खाना खाती है, एक पूरा वाक्य होगा तो वहां पे हम लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मैंने खाना खाया और फिर सो गया, खाना खाया और सो गया, पूरा सेंटेंस हो गया, उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे सूरदास कृष्ण के भक्त थे, पूर्ण विराम लग गया। फिर उनके बारे में आगे बताया, फिर भी वे गरीब थे, फिर पूर्ण विराम लग गया। जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखती है अर्ध विराम, जब हम कुछ देर के लिए ये लिखते हैं तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, आज हम जिसे मित्र समझते थे, अर्ध विराम लग गया। कल वही हमारा शत्रु हो सकता है, यहाँ पर सेंटेंस पूरा हुआ है तो ये यहाँ पूर्ण विराम लगा है। और जब सेंटेंस अधूरा है, थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी अभिरुचि क्या है, अर्ध विराम लग गया। उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा हुआ तो इसमें पूर्ण विराम लग गया। जैसे सीता, गीता, रीता, मीना बाजार गए थे, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, तो इसके लास्ट में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। पूर्ण विराम का प्रयोग सेंटेंस पूरा होने के बाद किया जाता है, जबकि अर्ध विराम का प्रयोग सेंटेंस अधूरा होने पर करते हैं, बीच में गैप देते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए और उदाहरण सहित लिखिए। पूर्ण विराम ऊपर जैसे कि बता चुके हैं, पूर्ण विराम में सेंटेंस पूरा हो जाता है तब किया जाता है। मैंने खाना खाया और फिर सो गया, पूर्ण विराम है। सूरदास कृष्ण के भक्त थे, फिर भी वे गरीब थे। जैसे सीता गाना गाती है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सब पूर्ण विराम के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया है। अर्ध विराम के देखिए ऊपर दे रखे हैं, आज हम जिसे मित्र समझते थे, अधूरा वाक्य, थोड़ी देर के रुकिए तो अर्ध विराम लग गया। कल वही हमारा शत्रु हो सकता है, यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया। इसी प्रकार से सेकंड देखिए, उसकी अभिरुचि क्या है, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है हमारा, थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं। उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, यहाँ पूरा हो गया, यहाँ पूर्ण विराम लग गया और बीच में अर्ध विराम लगा दी। ऐसे ही देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। नंबर 1, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसकी एक पहचान ये भी है, कब, क्यों, क्या, कैसे, इन शब्दों का भी प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह में होता है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक वाक्य हो और एक ही प्रधान उपवाक्य अवलंबित हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा और बीच के प्रत्येक उपवाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे देखिए, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यह सब आगे क्यों जानना चाहती हो। यहाँ ये सब अल्प विराम के वाक्य हैं। अल्प विराम बहुत कम देर के लिए जब हम रुकते हैं तो इस कॉमा लगाते हैं, ये अल्प विराम बोला जाता है। तो ये सब अल्प विराम के वाक्य हैं और जब लास्ट में हमारा सेंटेंस पूरा हो गया है तब हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। बीच में नहीं करेंगे, जब हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा तभी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं विस्मयबोधक वाक्य या संबोधन सूचक। विस्मयबोधक या संबोधन सूचक वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे हर्ष, विषाद, घृणा, आज्ञा आदि पदबंधों उपवाक्यों वाक्य के अंत में आहा, उसे कितना दुख हो रहा है, इसमें आहा, ओहो, हाय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह होता है। जहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य आएगा वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, शब्द विषाद, इतनी लंबी दीवार, पद्मन, कैसा सुंदर दृश्य है, ये देखिए इसमें विस्मयबोधक वाक्य चिन्ह का प्रयोग हुआ है। संबोधन के लिए जैसे अध्यक्ष महोदय, ये देखिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मतलब विस्मयबोधक वाक्य वो होगा जिसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। शिरोरेखा अक्षर का सबसे आवश्यक शिरोरेखा है, अतः उसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि शिरोरेखा शब्दों वर्णों के समूह को बांधे रखती है। ये क्या करती है, जो शब्द होते हैं या वर्णों के जो समूह होते हैं उन सबको ये एकत्रित करे रहती है, मतलब बांधे रहती है। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली, वर्णों के ऊपर जो हम रेखा लगाते हैं उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होती है। वर्ण बाएं से दाईं ओर लिखे जाते हैं और वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लिखनी चाहिए। जैसे कोई भी हम शब्द लिखेंगे तो उसमें वर्ण लिखेंगे और शिरोरेखा लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम मात्रा लगाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, अनुरेखा, श्रुतलेख, प्रतिलेख, पठन, वाचन, श्रवण आदि, ये सब शिरोरेखा के एग्जाम्पल हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद ही हम मात्रा लगानी चाहिए। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।